तो देखिएगा स्नेल्स लॉ होता क्या है। शुरू से फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, ठीक है ना। यानी अगर कोई दो मीडियम ले लेते हैं, दोनों डिफरेंट यानी कि सेम एयर टू एयर या ग्लास टू ग्लास, दो मीडियम लेते हैं अगर यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। ये रिफ्रैक्टिव पॉइंट बोल सकते हैं या रिफ्रैक्शन सरफेस कह सकते हैं। तो जब लाइट इंसिडेंस करते हैं इस पे, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग टकराने के बाद से ये क्या होती है, रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में इंटर कर जाती है। अगर वो मटेरियल क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट समझते हैं ना, मतलब उसके आसपास आर पर आसानी से लाइट क्या हो, पास हो सकती है। तो ये क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है इसके साथ उस पर इंसिडेंस एंगल, और इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं ना। तो एक रिलेशन होता है, वो ये होता है कि इसका साइन कन्वेक्शन इंसिडेंस एंगल का, और रिफ्रैक्शन का भी साइन कन्वेक्शन यानी आर जो होता है, उनका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कोई जो भी आएगा ना वो हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा ये। तो ये जो था 1621 में स्नेल्स के द्वारा डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। 1621, हाँ करेक्ट, 1621 में डिस्कवर किया, मतलब उन्होंने बताया था, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ कहा जाता है। तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में या रिफ्रैक्शन पढ़ने के थ्रू में हम लोग कैसे यूज करेंगे। पहले यहाँ पे पहला केस देखिएगा, ये केस फर्स्ट है, उसके लिए फिगर ड्रॉ किए हैं। ये रिफ्रैक्शन पॉइंट है या सरफेस है। ये यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंस करती है तो एक मीडियम और दूसरा जो मीडियम है, मीडियम 2 एंड मीडियम 1, तो इसको हम ले लेते हैं रेयर, और ये होता है डेंसर। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये दोनों, ये पूरा का पूरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो केस फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि इफ हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर टू रेयर, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो यहाँ पे देखिएगा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए बाय स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर, ये कांस्टेंट होगा। यानी साइन आई बाई साइन आर जो है वो किसका है, मतलब किस पूरा फेनोमेनन का है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, या मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो वही यहाँ पे ऊपर लिखा गया मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 क्या है, एनडी, मतलब वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का, और मीडियम फर्स्ट क्या है, रेयर। अब ये डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज्यादा होगा किससे, एक से ज्यादा या दो से ज्यादा, मतलब ये एक दो से मतलब नहीं है, बल्कि रेयर से तो ज्यादा ही ना होगा जो भी होगा। तो जब कभी भी अगर नीचे वाला छोटा हो और ऊपर वाला बड़ा हो, यानी न्यूमरेटर अगर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो उस केस में फ्रैक्शन का जो वैल्यू आएगा हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी इम्प्रॉपर भी कह सकते हैं। इम्प्रॉपर में क्या होता है, ऊपर वाला ज्यादा होता है, नीचे वाला कम होता है। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, अगर ऊपर वाला अधिक है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि एनडी ग्रेटर देन एनआर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। तो इस हिसाब से ये पूरा का पूरा सब एक ही इक्वेशन है। तो ये साइन आई बाई साइन आर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वही यहाँ पे कर दिया गया, ग्रेटर देन 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो यहाँ पे आर। अब ये साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद से इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन आई और साइन आर बराबर है, इस हिसाब से यहाँ पे एंगल आई और आई आर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम कन्वेक्शन है कि नहीं है। अब केस 2 देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट निकाले रेयर मीडियम, अब यहाँ पे रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम निकालते हैं। बाय स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन आई बाई साइन आर, ये मीडियम 2 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये 2 कौन सा है, रेयर मीडियम है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, और ये कौन सा है, डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, छोटा होता है, किससे, इससे। तो यहाँ पे भी एक लाइन और लिख देंगे, चूंकि
एन आर लेस देन एन डी, यानी जब ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला ज्यादा है, जैसे कि 2/5, इसका वैल्यू क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग कुछ, अरे 0.4 आएगा ना, जो क्या है 1 से कम है ना। तो अगर ऊपर वाला ज्यादा और नीचे वाला कम हो तो क्या होगा, 1 से वैल्यू उसका क्या होगा, छोटा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स भी क्या है, फिर इक्वेट कर दिए, इक्वेट नहीं बल्कि वही जो रिलेशन है वो दिखा दिए। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन करेंगे, ये एंगल नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा साइन है, तो साइन आई और ये क्या हो जाएगा लेस देन साइन आर। तो साइन कन्वेक्शन सेम है, तो हटा देंगे तो इसमें क्या होगा, साइन सॉरी एंगल आई इक्वल टू सॉरी एंगल आई लेस देन एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, अब केस 3 देखते हैं। यहाँ पे क्या है, वही सेम पॉइंट। अब ये मीडियम 1 और मीडियम 2 क्या किया गया, सेम ले लिया गया है, ग्लास और ग्लास ले लिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ से बाय स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। आप चाहो तो ग्लास और ग्लास की जगह पे एयर ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, ब्रॉन्ज ले सकते हो। ठीक है ना, ग्लिसरीन या केरोसिन जो भी लेना है आप ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर n2 बाई n1 सेम टू सेम। n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, n1 क्या है, ये भी क्या है ग्लास है। इस वजह से दोनों का दोनों क्या होगा 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों सेम है। अगर ऊपर भी सेम और नीचे भी अगर सेम होता है 2/2, कितना वैल्यू होगा इसका 1 ही होगा। तो वही क्या किया 1 के इक्वेट कर दिए, तो ये वाला टर्म्स भी क्या होगा 1 के इक्वेट होगा। इस हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन करेंगे तो साइन आई इक्वल टू साइन आर, साइन कन्वेक्शन सेम है तो आई इक्वल टू आर, यही होता है स्नेल्स लॉ। अब इसके थ्रू हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक और आता है कि अपीयरेंट डेप्थ क्या होता है। ठीक है ना, अब जैसे कि कांच का ग्लास है ऐसे, ठीक है, कांच का या प्लास्टिक है, कोई भी हो। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक कॉइन्स एक रखा गया, ठीक है ना, इसको पानी से क्या करते हैं, फुल कर देते हैं। अगर तो लाइट रे अगर ऐसे पास होगी, छोटा कर देते हैं, लाइट रे से जाएगी। ये कौन सा मीडियम है अभी, यहाँ पे ये सरफेस का काम करेगा। ठीक है ना, ये सरफेस का काम करेगा। ठीक है, तो जब लाइट यहाँ से इमर्ज बाहर ना जाएगी तो यहाँ से सरफेस के पास रेयर मीडियम में जाएगी, तो नॉर्मल से क्या करेगी, दूर भागेगी, पास में आएगी, दूर भागेगी। ठीक है ना, तो ये हमें क्या होगा, एक्चुअल में है यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन हम तो जानते हैं कि हमारा क्या जो लाइट होता है, हमारा नहीं जो भी है लाइट होता है वो ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ। इस वजह से ये लाइट जो होगा यहाँ में पास करेगा और इसका इमेज जो होगा कहीं यहाँ पे बनेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे उठा हुआ प्रतीत होगा हवा में। ये कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया है तिरछा के लिए, इसको और थोड़ा सा हल्का सा करना चाहिए था ऐसे। तो इस केस में आप कहाँ बनेगा, यहाँ पे ये पॉइंट्स दिखाई देगा। ठीक है ना, ठीक है, दिखाई देगा ना। तो एक्चुअल में अगर आपसे पूछा जाएगा कि यह पॉइंट्स जो है कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो इसका जो होता है, इसके अगर रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो एन वाटर, ये वाटर है अगर तो इस केस में क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ, यानी जो रियल गहराई है ये वाला, ये रियल डेप्थ है। ठीक है ना, इसको कैपिटल एच कर लीजिए और बाई लिखा चुके हैं अपीयरेंट डेप्थ। अपीयरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुमान। क्या नहीं लिखे हो, वो क्या है सर, आँख है, आँख है। टॉर्च बोल रही थी, टॉर्च कौन बोल रहा था, टॉर्च है जी। टॉर्च का लाइट रोशनी ऐसे जाएगा पूरा फैलते हुए और ढाल डायरेक्टली पॉजिटिव कर रही है। देखो इधर इसका स्मॉल एच मान लेते हैं। ठीक है ना, इनटू क्या कर देंगे 4/3 यहाँ पे ये हो गया ना, ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला हो गया। तो
अगर हम ये कहें कि क्वाइंस जो है वो क्या है 20 सेंटीमीटर गहरा है, तो बता सकते हैं कि वो कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, मतलब एक्चुअल में अपीयरेंट डेप्थ उसका कितना हो जाएगा, कितना होगा 15। कैसे? अब यहाँ पे देखें, मान लेते हैं ये जो है h जो है यानी ये पूरा जो लंबाई है इसकी कितनी है 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है और स्मॉल h हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। ये क्या है वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.33 होता है या 4/3 यही ना होता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला देखते हैं एंड डब्ल्यू इक्वल टू वही दैट हम लिख दे रियल डेप्थ यानी कैपिटल एच बाई स्मॉल एच, इसका वैल्यू कितना है 4/3 और ये कैपिटल एच कितना है 20 और बाई स्मॉल एच, यही तो निकालना है अपीयरेंट डेप्थ कितना गहरा दिखेगा वो। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे या एच को यहाँ पे लेके आएंगे तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो एच के साथ 4 क्या है मल्टीप्लिकेशन में है ना, और इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में, तो एक लाइन में क्या करेंगे 20 इंटू 3 लिख देंगे और h के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो ये 4 आ जाएगा, 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15 सेंटीमीटर। बोले तो कितना आएगा? वैसे ये क्वेश्चन करके देखिए, क्लियर समझ में आया? तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया कि 4/3 क्या होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। गिवन स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और हम इतने स्मार्ट हैं कि हमें इसकी जरूरत है जी, हमको तो याद है ना पहले से। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो स्पीड ऑफ वाटर स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया गया कितना 4/3। तो आपको बताया जाता है कि NW अगर निकालना है, यानी NW का मतलब क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ निकालते हैं किसी भी चीज का, या वो क्या होता है एक्चुअल में, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एब्सोल्यूट क्यों होता है, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे डालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आपको बताया गया था C/VW मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर कैसे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, इसका क्वेश्चन यही था, मतलब यही फॉर्मूला था ना, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना दिया गया है 4/3। C का वैल्यू 3 इंटू C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, पलट जाएगा, और इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो जाएगा 9/4 इंटू 10⁸ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा जी। और ये होता भी है, हम लोग याद किए हुए पहले से ही। अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझ लेंगे। A ray of light passes from air, passes from air to glass, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी mg। ओके, ये क्या दिया गया 1.5, यानी 1.5 का मतलब क्या 3/2 और एट एन एंगल 30 डिग्री। एट एन एंगल का मतलब 30 डिग्री होगा कि इंसिडेंस एंगल जो हो रहा है वो 30 डिग्री का मिलेगा। तो कह रहा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी क्या दिया हुआ है I = 30 डिग्री दिया है और R = आपसे पूछा जा रहा है, यही ना। थोड़ा सा कुछ काम करते हैं। बाय स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R होता है। और ये ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर की बात की जा रही है, तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, ये जो चलो उस एंगल के बारे में वो क्या बोलते हैं, I और R इक्वेट नहीं करना, वो तो पता है कि R का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। तो इस केस में हम एक काम करते हैं, ऊपर क्या होगा Ng/N एयर होगा ना,
होगा ना। ये टेंसर मीडियम क्योंकि ग्लास का निकाला जा रहा है, तो ये जब क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई ग्रेटर देन आर होगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि लाइट जब इंटर करेगी ऐसे और ग्लास में, तो ऐसे करना कि ये आई और ये क्या होगा, एंगल आर होगा। तो बाय स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर होगा, और वो क्या होगा, एन जी अपॉन एन ए, या एन जी अपॉन एन ए जो होता है, और कुछ नहीं दिया है, ठीक है, ये दिया गया कितना 1.5। अब बता सकते हैं एन ए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है। एयर का 1 होता है, क्योंकि एयर टू एयर ही नहीं निकालेंगे। ग्लास का जब निकालते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालते हैं, लेकिन एयर का निकालेंगे तो एयर टू एयर ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, नीचे 1 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों तो बराबर होता है ना। ये बात अलग है कि इसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है, लेकिन अभी फिलहाल तो ये दोनों तो बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम देखे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर, इसको सॉल्व करें तो 15 बाई कितना हो जाएगा 10, यानी 3/2 होगा। साइन आई का वैल्यू कितना दिया, 30 साइन 30 डिग्री, और बाई साइन आर इक्वल टू 3/2 चलेगा। अब ये साइन कन्वेक्शन में हम पढ़ेंगे कि साइन 30 की जगह पे क्या रख देंगे, 1/2 बाई कितना हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू 3/2। ये इसको डायरेक्ट हम 1.5 ही रख लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रख देंगे 1.5, ये भी 1.5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर, तो ये कितना हो जाएगा, साइन आर इंटू 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। जब डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1.5 होगा। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/15 टू जा 30, और एक डेसिमल इधर खसकाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.0, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, साइन आर इक्वल टू 0.33 होगा, ठीक है ना। अब कैलकुलेटर पर अगर हम सॉल्व करेंगे साइन, ये आंसर कितना दिया 19.47 डिग्री ना, तो 19.47 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.33 ऐसे, क्योंकि ये होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू साइन 90.47 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन कन्वेक्शन सेम समय, तो एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 19.47 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको दे दिया जाएगा हिंट्स के तौर पे कि साइन 90.47 डिग्री का वैल्यू होता है 0.33। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है ना जी, कल करके दिखाए थे कैलकुलेटर, ये साइन दिख रहा है, साइन 19.47 0.33 आ रहा है, ये दिख रहा है कहाँ, यहाँ पे हम वही ना कैलकुलेट किया, साइन 19.47 आया कि नहीं आया, यानी साइन 0.33 जगह पर साइन 90.47 रख सकते हैं, ये कैलकुलेट तो हो गया। आगे देखते हैं 1/2 कहाँ से आया, ये 15 है ना, सॉरी साइन 30। आपको जब याद करवाया जाएगा ना साइन कन्वेक्शन, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 होता है, साइन 90 क्या होता है 1 होता है। ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। अगली क्लास में, अगले वीक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, यही टॉपिक स्टार्ट ही होगा। फिलहाल अभी वहाँ पे हम दे देंगे कि साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है। यहाँ पे जो लिखा है 1/2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 इक्वल टू 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत